नमस्कार। 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा एक बहुत ही अहम मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने इस पर एक ऐसा फैसला दिया है जो सिर्फ जमानत की अर्जी से कहीं कहीं आगे की बात करता है। ये फैसला साजिश और आतंकवाद को लेकर हमारी समझ को भी बदल सकता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, पुलिस का तो यही कहना है कि ये पूरी घटना एक बहुत बड़ी साजिश थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही साजिश में शामिल कुछ लोगों को तो जमानत मिल जाए और जिन्हें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उन्हें नहीं। मतलब एक ही केस पर इतने अलग अलग नतीजे, ऐसा क्यों? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। और इस सवाल का जवाब दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक बिल्कुल नए सिद्धांत में छिपा हुआ है। कोर्ट ने सिर्फ जमानत पर हाँ या ना में फैसला नहीं सुनाया, बल्कि एक ऐसा कानूनी सिद्धांत बना दिया है जो आने वाले कई केसेस पर अपना असर डालेगा। तो सबसे पहले जो सबसे सीधी बात है वो जान लेते हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिन पर इस साजिश का मुख्य प्लानर होने का आरोप है, उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। मतलब वो अभी भी जेल में ही रहेंगे। लेकिन यहीं पर यह पूरा मामला एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। कोर्ट ने एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी बात कही। कोर्ट ने कहा कि देखिए, किसी भी साजिश में शामिल हर इंसान को एक ही तराजू में नहीं तौला जा सकता। जमानत का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि किसकी क्या भूमिका थी। और इसी सोच को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। इसे कहते हैं हायरार्की ऑफ ऑफेंडर्स, यानी अपराधियों का एक पदानुक्रम या एक तरह की रैंकिंग। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो कोर्ट ने आरोपियों को मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। सबसे ऊपर यानी टॉप पर हैं मास्टरमाइंड। ये वो लोग हैं जो पूरी साजिश की योजना बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई आर्किटेक्ट किसी बिल्डिंग का पूरा नक्शा बनाता है। फिर आते हैं फैसिलिटेटर्स। ये वो लोग हैं जो उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए मदद करते हैं। और सबसे आखिर में आते हैं निष्पादक यानी एग्जीक्यूटर्स, जो जमीन पर सिर्फ ऊपर से मिले आदेशों को पूरा करते हैं। तो कोर्ट ने इस फॉर्मूले को असल में कैसे लागू किया, चलिए देखते हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम को साजिश का आर्किटेक्ट या मास्टरमाइंड माना गया और इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ जो फैसिलिटेटर थे, जिनकी भूमिका थोड़ी सीमित थी, उनमें से 5 लोगों को जमानत दे दी गई और जो लोग सिर्फ आदेश मान रहे थे, उनके बारे में कोर्ट ने कहा कि बिना ट्रायल के उन्हें लंबे समय तक जेल में रखना ठीक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट को ये सब करने की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब ये हायरार्की बनाने की नौबत क्यों आई? वो इसलिए क्योंकि ये पूरा मामला UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत दर्ज है और ये एक ऐसा कानून है जिसमें जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है। अच्छा, UAPA को समझने से पहले एक कानूनी शब्द है जिसे जानना जरूरी है, प्राइमा फेशे। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका सीधा सा मतलब होता है पहली नज़र में, यानी जो शुरुआती सबूत हैं उन्हें देखकर क्या पहली नज़र में ऐसा लगता है कि आरोपी के खिलाफ कोई केस बनता भी है या नहीं। और UAPA की यही धारा है जो जमानत को कह सकते हैं कि लगभग नामुमकिन बना देती है। ये धारा बिल्कुल साफ साफ कहती है कि अगर अदालत को पहली नज़र में ये लगता है कि आरोपी के खिलाफ आरोप सही हैं, तो फिर उसे जमानत नहीं दी जा सकती। ये एक बहुत ही सख्त शर्त है। तो इस केस में कोर्ट ने क्या देखा? कोर्ट ने पाया कि प्रोसिक्यूशन के पास व्हाट्सएप चैट्स, मीटिंग्स के रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयान जैसे सबूत हैं जो मास्टरमाइंड के खिलाफ पहले नज़र में एक केस बनाते हैं। और बस इसी वजह से UAPA की सख्त शर्तों के तहत उनकी जमानत को खारिज कर दिया गया। अब इस फैसले का एक और बहुत बड़ा पहलू है और ये सिर्फ जमानत तक सीमित नहीं है। इस फैसले ने आतंकवादी कृत्य की परिभाषा को भी एक नया और शायद थोड़ा ज्यादा व्यापक आयाम दे दिया है। देखिए, जब हम टेररिज्म या आतंकवाद की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बम, बंदूकें, हिंसा, यही सब है ना? लेकिन इस फैसले ने इसकी व्याख्या को और फैला दिया है। कोर्ट के मुताबिक कोई भी ऐसा काम जो देश की एकता को नुकसान पहुंचाए या फिर पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था को ठप कर दे, वो भी एक आतंकवादी कृत्य माना जा सकता है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी विरोध प्रदर्शन के दौरान एक योजना बनाकर सड़कें जाम की जाती हैं या चक्का जाम किया जाता है जिससे आम लोगों की जिंदगी अस्त-व्यस्त हो, तो उसे भी UAPA के तहत एक आतंकवादी गतिविधि माना जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है।
तो जमानत नहीं मिली तो क्या कहानी खत्म? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे का रास्ता भी दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी है कि आरोपी काफी लंबे समय से जेल में हैं। इसीलिए उन्होंने निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट को ये आदेश दिया है कि इस मामले की सुनवाई में तेजी लाई जाए और इसे जल्द से जल्द निपटाया जाए। और हाँ, जमानत का रास्ता पूरी तरह से बंद भी नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी 1 साल के बाद या फिर जब इस मामले के जो मुख्य गवाह हैं उनकी गवाही पूरी हो जाएगी, तब वो दोबारा जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये फैसला अपने आप में एक मिसाल, एक नज़ीर बन गया है। इसने ये बात पक्की कर दी है कि साजिश के मामलों में हर आरोपी की अपनी व्यक्तिगत भूमिका को देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ भीड़ का हिस्सा होना और साजिश का मास्टरमाइंड होना, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। और अंत में ये फैसला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब सड़क जाम करने जैसे विरोध प्रदर्शन को भी आतंकवाद के दायरे में रखकर देखा जा सकता है, तो इसका भारत में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।